नमस्कार। संसद टीवी की खास पेशकश प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद में लिखित सवाल जवाब के इस विशेष कार्यक्रम में आज शुरुआत करेंगे उनके साथ जिनको धरती का भगवान कहा जाता है। कोई देवदूत कहता है, कोई फरिश्ता कहकर पुकारता है, तो कोई पानी का भगवान कहता है। हम बात कर रहे हैं एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की। हालात कितने ही बुरे हों, संकट कितना ही बड़ा हो, लेकिन जब एनडीआरएफ के जाबाज सामने होते हैं तो बड़ी से बड़ी आपदा से भी लोगों को बाहर ले आते हैं। जब कभी बाढ़ कहर ढाती है, संपर्क कट जाता है, गांव के गांव पानी से घिर जाते हैं, न जाने कितनी ऐसी आपदाएं और मुश्किलों को इन जाबाजों ने हराया है। आज के कार्यक्रम में पहला सवाल भी इन्हीं से जुड़ा है। लोकसभा सांसद बी मणिक्कम टैगोर ने गृह मंत्रालय से एनडीआरएफ से जुड़ा सवाल पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की बटालियन कितनी है। क्या सरकार आपदा के हालातों में राज्यों को मदद देने के लिए एनडीआरएफ को मजबूत करने का काम कर रही है? क्या आपदा के हालातों में एनडीआरएफ कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाता है? अचानक आने वाली आपदाओं को देखते हुए एनडीआरएफ की तैयारियों की समीक्षा की गई है। इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया। अपने जवाब में मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि देश में इस वक्त एनडीआरएफ की 16 बटालियन हैं। इनमें से 12 बटालियन आपदाओं के दौरान तुरंत कार्रवाई करने के लिए देश के संवेदनशीलता प्रोफाइल के अनुसार तैनात हैं। 4 नई बटालियनों के कर्मी अपनी तैनाती से पहले प्रशिक्षण ले रहे हैं। एनडीआरएफ की क्षमता निर्माण और ऑपरेशनल तैयारी की लगातार मॉनिटरिंग और समीक्षा की जाती है। एनडीआरएफ कर्मियों को आपदा में सबसे पहले क्या करना है, इसका 19 हफ्ते का बेसिक कोर्स कराया जाता है। 2020-21 में 3,596 और 2021-22 में 2,605 एनडीआरएफ कर्मियों ने भर्ती प्रशिक्षण हासिल किया। एनडीआरएफ कर्मियों को आपदाओं के साथ साथ रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और नाभिकीय आपात स्थितियों सहित मानव निर्मित आपदाओं के संबंध में प्रभावशाली कार्रवाई के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। एनडीआरएफ किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए नवीनतम उपकरणों से लैस है। एनडीआरएफ कर्मियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सेमिनार और वर्कशॉप में भेजा जाता है ताकि वो विश्व में अपनाई जा रही बेहतर तकनीक से अपडेट हो सकें। समुदाय की तैयारी बढ़ाने के लिए एनडीआरएफ और स्टेक होल्डरों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम और साथ ही स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ स्टेक होल्डरों के साथ नियमित रूप से मॉक ड्रिल भी करता है। इसमें भारतीय रेलवे, एसडीएमए, एनडीएमए, एसडीआरएफ, दुर्घटना के खतरे वाले उद्योग और स्कूल शामिल हैं। 2020 में एनडीआरएफ ने 15 लाख से ज्यादा लोगों को मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकाला। जबकि बात अगर 2021 की करें तो एनडीआरएफ ने 24,77,000 लोगों को संकट से बाहर निकाला। एनडीआरएफ के बाद अब रुख करते हैं अगले सवाल का, और यह सवाल जुड़ा है जीवन रक्षक दवाओं से। राज्यसभा सांसद ए विजय कुमार ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय से सवाल किया। उन्होंने जीवन रक्षक दवाइयों के सुरक्षित भंडार के विषय में सवाल पूछा। अपने सवाल में उन्होंने पूछा, क्या सरकार ने देश में जीवन रक्षक दवाइयों का सुरक्षित भंडार बनाने की कोशिश की है? देश में कितनी दवाइयों का भंडारण किया गया है? रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने इस सवाल का जवाब दिया। मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार देश में जीवन रक्षक दवाइयों का सुरक्षित भंडार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर दवाइयों की सूची तैयार की है। सूची में जीवन रक्षक दवाओं को शामिल किया गया है। इन पर अगर नजर डालें तो इनमें एनोक्सापारिन इंजेक्शन 40 मिलीग्राम, मिथाइल प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन 40 मिलीग्राम, डेक्सा मेथासोन इंजेक्शन 4 मिलीग्राम, रेमडेसिविर इंजेक्शन 100 मिलीग्राम प्रति शीशी, टोसिलिजुमैब इंजेक्शन 400 मिलीग्राम, म्यूकोरमिकोसिस के लिए एम्फोटेरिसिन बी, डी ऑक्सीकोलेट इंजेक्शन 50 mg प्रति शीशी,
बच्चों के लिए जीवन रक्षक दवाओं का भंडारण भी शामिल है। जीवन रक्षक दवाओं के बाद अब बात करते हैं अगले अहम सवाल की, जिसे राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने पूछा। उन्होंने राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत एकीकृत अस्पतालों की स्थापना के विषय में सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, क्या सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत 50 बिस्तरों तक के एकीकृत अस्पताल खोलने का प्रस्ताव किया है? इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में जिलेवार कितने अस्पताल स्थापित किए गए हैं? आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई ने सदन के पटल पर इस सवाल का जवाब रखा। अपने जवाब में मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि जन स्वास्थ्य राज्य से जुड़ा विषय है और छत्तीसगढ़ में एकीकृत अस्पताल खोलने का अधिकार क्षेत्र छत्तीसगढ़ का है। केंद्र द्वारा राज्यों में 50 एकीकृत अस्पताल के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता दी जा रही है। 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ के 8 जिलों को आर्थिक सहायता दी गई है। इनमें जांजगीर चांपा, महासमुंद, कोरिया, कोरबा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा में एकीकृत अस्पतालों के लिए सहायता दी गई है। औषधि, उपकरण, फर्नीचर सहित अस्पताल को बेहतर रखरखाव का भी प्रावधान किया गया है। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से जुड़े हुए सवाल की। लोकसभा सांसद कृपानाथ मल्लाह ने श्रम और रोजगार मंत्री से पूछा कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? असम और राजस्थान में अब तक इस योजना के तहत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है? असम और राजस्थान में अब तक इस योजना के तहत शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है? श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से भूपेंद्र यादव ने सवाल का जवाब पटल पर रखा और कहा कि सरकार 2016 से प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना चला रही है। योजना का मकसद रोजगार के नए मौके पैदा करना है। योजना के तहत अनौपचारिक कामगारों को औपचारिक कार्यबल में लाना है। योजना के तहत भारत सरकार ईपीएफओ के जरिए 15,000 रुपए तक कमाने वाले नए कर्मचारियों को 3 साल के लिए 12% का योगदान देती है। पीएमआरपीवाई के शुरू से लेकर जून 2021 तक असम में 9.49 करोड़ रुपए और राजस्थान में 307.58 लाख रुपए की सहायता दी गई है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के शुरू से जून 2021 तक असम में 11,311 और राजस्थान में 4,63,148 कर्मचारियों को लाभ मिला है। इस योजना के तहत 20 लाख लाभार्थियों को लाभ होने का अनुमान लगाया गया था। 15 जुलाई 2021 को 1.53 लाख प्रतिष्ठानों के जरिए 1.21 करोड़ लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया। और अब बात करते हैं सीआरएस फंड से जुड़े सवाल की। लोकसभा सांसद चंदेश्वर प्रसाद ने पूछा, क्या सरकार ने सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को लेकर नीति बनाने के लिए कोई पैनल गठित किया है? क्या वर्ष 2019-20 से कंपनियों द्वारा सीएसआर निधियों के खर्च में लगातार कमी आई है? अगर हां, तो इसके कारण क्या हैं? कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इसका जवाब पटल पर रखा। मंत्रालय की तरफ से जवाब में कहा गया कि कॉर्पोरेट घराने देश में कामगारों और स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए सीएसआर पर एक बड़ी राशि खर्च करते हैं। सीएसआर फंड को कोविड-19 से संबंधित गतिविधियों के लिए कंपनियों द्वारा खर्च किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता और आपदा प्रबंधन सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने से संबंधित है। अस्थायी अस्पतालों और अस्थायी कोविड देखभाल सुविधाओं की स्थापना सीएसआर फंड की भूमिका है। कोविड देखभाल के लिए बुनियादी ढांचा में सीएसआर फंड की भूमिका है। साथ ही चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन और भंडारण संयंत्रों की स्थापना में सीएसआर फंड का इस्तेमाल हो रहा है। वित्त वर्ष 2017-18 में 13,909 करोड़ रुपए, 2018-19 में 18,728 करोड़ रुपए और 2019-20 में 21,231 करोड़ रुपए सीएसआर फंड से खर्च किए गए। जिन कंपनियों की सालाना नेटवर्थ कम से कम 500 करोड़ रुपए या सालाना इनकम 1,000 करोड़ रुपए या सालाना प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए का हो,
उनके लिए 3 साल के औसत मुनाफे का कम से कम 2% हिस्सा CSR पर खर्च करना जरूरी है। ये कानून सिर्फ भारतीय कंपनियों पर ही नहीं बल्कि भारत में कारोबार कर रही विदेशी कंपनियों पर भी लागू होता है। इसके अलावा ये खर्च भारत में ही करना होता है, यानी विदेशों में किए गए सामुदायिक लाभ के कार्य को CSR का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अब अगला सवाल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए पर्यटन क्षेत्र में निवेश को लेकर। इस सवाल को संजय भाटिया ने पर्यटन मंत्री से पूछा। उन्होंने पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए पर्यटन क्षेत्र में निवेश करना चाहती हैं। क्या सरकार का पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए पर्यटन केंद्र खोलने का विचार है? पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस सवाल का जवाब पटल पर रखा। मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत में पर्यटन में निवेश करना चाहती हैं। भारत में पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में 100% विदेशी निवेश की अनुमति है। होटल, रिजॉर्ट और मनोरंजन सुविधाओं के विकास और पर्यटन निर्माण परियोजनाओं में 100% की अनुमति है। मंत्रालय ने 1214 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च से 24 राज्यों में 37 परियोजनाओं को मंजूर किया है। वित्त वर्ष 2014-15 से इन परियोजनाओं के लिए 675 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। अब सवाल GST कलेक्शन से जुड़ा हुआ। लोकसभा सांसद नितेश गंगादेव ने वित्त मंत्री से सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि वर्ष 2020 की तुलना में मार्च, अप्रैल और मई 2021 के महीनों के लिए देश में GST कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, जी हां, देश में वर्ष 2020 की तुलना में मार्च, अप्रैल और मई 2021 के महीनों के लिए देश में GST कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। अगर इस दौरान के आंकड़ों पर नजर डालें, मार्च 2020 में GST कलेक्शन 97,500 करोड़ रुपए रहा, तो इसी दौरान 2021 में यह आंकड़ा 1,23,902 करोड़ रुपए रहा। बात अगर अप्रैल 2020 के GST कलेक्शन की करें तो 32,172 करोड़ रुपए ये रहा था, जबकि 2021 के अप्रैल महीने में यह बढ़कर 1,39,708 करोड़ रुपए रहा। मई 2020 में GST कलेक्शन 62,151 करोड़ रुपए था, जबकि 2021 के मई महीने में यह आंकड़ा 1,02,709 करोड़ रुपए रहा। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली से जैव ईंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति पर सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि जैव ईंधन से संबंधित राष्ट्रीय नीति की प्रगति की स्थिति क्या है? क्या देश में जैव ईंधन स्टेशनों की स्थापना के लिए राज्यवार योजना उपलब्ध है? क्या सभी टियर शहरों में जैव ईंधन स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई गई है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने इसका जवाब सदन के पटल पर रखा। जवाब में कहा गया कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 से अमल में है। साल 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य का प्रस्ताव है। साल 2030 तक डीजल में 5% जैव डीजल के मिश्रण के लक्ष्य का प्रस्ताव है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 5 फरवरी 2019 को तेल कंपनियों को 10% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री का निर्देश दिया था। खुदरा बिक्री केंद्रों पर बेचे जाने वाले पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की औसत प्रतिशत 8% है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 2 जून 2021 की अधिसूचना के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार 20% तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री का निर्देश दिया है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता ने नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भारत को वैश्विक उड़ान प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना पर सवाल पूछा। अपने सवाल में उन्होंने पूछा, क्या सरकार की भारत को वैश्विक उड़ान प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना है? आकांक्षी व्यावसायिक पायलटों को प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने से रोकने की कोई योजना है? क्या सरकार ने देश भर में नए संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? अगर हां, तो किन विमानपत्तनों का चयन किया गया है और मापदंड क्या है? नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस सवाल का जवाब सदन के पटल पर रखा। उन्होंने अपने जवाब में जानकारी दी कि सरकार भारत को वैश्विक उड़ान प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार ने देश भर में नए संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। नए उड़ान प्रशिक्षण संगठनों के लिए AAI ने विमानपत्तनों का चयन किया।
नए उड़ान प्रशिक्षण संगठनों के लिए एएआई ने जिन विमानपत्तनों का चयन किया है, इनमें कर्नाटक का बेलागवी, कर्नाटक का ही कलबुर्गी, महाराष्ट्र का जलगांव, मध्य प्रदेश का खजुराहो, असम का लीलाबारी विमानपत्तन शामिल है। विमानपत्तन के चयन में मापदंड का ध्यान रखा गया। इन एयरफील्डों में एएआई की मौजूदा अवसंरचना और सुविधाएं हैं। सुरक्षित उड़ान संचालन के लिए क्षेत्र मौजूद है। स्थानीय मौसम, हवाई यातायात की स्थिति, प्रशिक्षण उड़ानों के लिए भावी विकास की संभावनाओं को भी देखा गया है। लोकसभा सांसद राजेश नारायण भाई चुड़ासमा ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कक्षाओं के तहत नामांकित होने वाले अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की कुल संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो उन परीक्षाओं में पास हुए हैं? अनुसूचित जाति के ऐसे छात्रों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें पिछले 3 वर्षों के दौरान मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति प्रदान की गई? सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने सवाल का जवाब दिया। जवाब में कहा गया कि मंत्रालय एससी और ओबीसी छात्रों के लिए निशुल्क कोचिंग स्कीम चला रही है। योजना के तहत विभिन्न परीक्षाओं की कोचिंग के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के तहत मंत्रालय एससी और ओबीसी छात्रों को कोचिंग के लिए स्लॉट की संख्या के साथ कोचिंग संस्थानों को पैनलबद्ध करता है। 9वीं और 10वीं में पढ़ रहे एससी छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के तहत 2018-19 में 26,30,366, 2019-20 के दौरान 28,09,542 और 2020-21 के दौरान 30,53,739 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। 10 अगस्त 2021 तक 697 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की। सांसद झरना दास वैद्य ने अल्पसंख्यकों के कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा सवाल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से पूछा। अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि पिछले सालों में सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने इन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस सवाल का जवाब सदन के पटल पर रखा। जवाब में कहा गया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के साथ अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जाती हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय 6 समुदाय के लिए ये योजनाएं कार्यान्वित करती है। मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी और जैन समुदाय के लिए ये योजनाएं हैं। इन समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मेरिट सह साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना। पिछले 7 वर्षों में 4.52 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। इनमें से 53% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई जाने वाली अहम योजनाओं में मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति योजना, नया सवेरा, पढ़ो परदेश, नई उड़ान, नई रोशनी, सीखो और कमाओ, जियो पारसी, उस्ताद, नई मंजिल, ये सभी योजनाओं को समय समय पर स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन भी किया जाता है। सांसद मनोज कुमार झा ने श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस से जुड़ा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस के संबंध में राज्यवार कितनी प्रगति हुई है। डेटाबेस में असंगठित क्षेत्र के तहत किन किन प्रकार की आजीविकाओं को शामिल किया जाएगा। क्या सरकार ने इस असुरक्षित क्षेत्र पर पड़े कोविड-19 के प्रभाव को ध्यान में रखा है? श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने इस सवाल का जवाब सदन के पटल पर रखा। जवाब में कहा गया कि एनआईसी के सहयोग से मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करता है। इस प्रक्रिया के तहत सनिर्माण कामगारों, प्रवासी कामगारों, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों, फेरी वालों, घरेलू कामगारों, कृषि कामगारों, प्रवासी कामगारों
असंगठित कामगारों के डेटाबेस तैयार किए जाते हैं। इस परियोजना में व्यक्तियों के पंजीकरण का कार्य अगस्त 2021 तक शुरू होने की संभावना है। सारी सूचनाओं को एकत्र करने के बाद पोर्टल पर डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। पोर्टल का मकसद कोविड-19 जैसे किसी भी संकट के दौरान डेटा को उपयोग में लाने के लिए ये पोर्टल जनता की पहुंच के लिए उपलब्ध होगा। पोर्टल पर कामगार खुद नामांकन कर सकते हैं। लोकसभा सांसद जसबीर सिंह गिल ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि सरकार के पास भ्रामक विज्ञापनों के लिए कोई नियामक प्रावधान है, क्योंकि कई कंपनियां अपने विज्ञापनों में दावा करती हैं कि उनके उत्पाद बैक्टीरिया और वायरस से 99.9% सुरक्षित हैं। क्या ऐसे दावे किसी परीक्षण, अनुसंधान या रिपोर्ट पर आधारित हैं? क्या सरकार के पास भ्रामक विज्ञापन देने वाली कंपनियों को दंडित करने की कोई प्रक्रिया या कानून है? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सवाल का जवाब दिया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के उपबंधों के तहत अन्य बातों के साथ साथ झूठे और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए 24 जुलाई 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है। सीसीपीए किसी भी विज्ञापन को बंद करने का निर्देश जारी कर सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अगर किसी को भ्रामक विज्ञापन के लिए उत्तरदायी पाया गया तो न्यायालय द्वारा कारावास और दंड का भी प्रावधान है। सीसीपीए ने इम्यूनिटी बढ़ाने, बैक्टीरिया से सुरक्षा, कोविड-19 वायरस से सुरक्षा आदि से संबंधित भ्रामक दावों के लिए विभिन्न कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ऐसे दावे करने वाली कंपनियों को इन दावों के समर्थन में परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने स्वदेशी भाषाओं के संरक्षण के विषय में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी से सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि सरकार ने बिरहोर, अका, दिमासा जैसी भाषाओं के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए हैं? क्या सरकार ऐसी भाषाओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर की भाषा संरक्षण परियोजना बनाने पर विचार कर रही है? संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस सवाल का जवाब सदन के पटल पर रखा। जवाब में कहा गया कि स्वदेशी भाषा के संरक्षण की दिशा में सरकार कदम उठा रही है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान बिरहोर, अका, दिमासा भाषाओं के संवर्धन के लिए काम करता है। स्वदेशी भाषा के विकास के लिए जनजातीय साहित्य केंद्र की स्थापना की गई है। साहित्य अकादमी ने जनजातीय जीवन की संस्कृति पर केंद्रित पुस्तकें प्रकाशित की हैं। खासी और गारो भाषाओं का विकास और संवर्धन इसमें शामिल है। गढ़वाली लोकगीत, साउरा लोक कथाएं और गीत पर पुस्तकें भी शामिल हैं। अकादमी कार्यक्रमों और संगोष्ठियों के माध्यम से स्वदेशी भाषाओं को बढ़ावा देती है। संस्कृति मंत्रालय की स्वायत्त संस्थाएं छात्रवृत्ति के माध्यम से भारतीय भाषाओं के अध्ययन को बढ़ावा देती हैं। पिछले 3 वर्षों से संस्था के तहत अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। भाषाओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर की भाषा संरक्षण परियोजना बनाने के विषय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आज इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी राय हमें questionhour.sansadtv@gmail.com पर भेज सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ए